हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप तैयारी चल रही होगी अच्छी आपकी, है ना? तो एकदम भी आपका स्टार्ट हो गया होगा, काफ़ी लोगों का, कुछ लोग का स्टार्ट होने वाला होगा। तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए, मैं भी लगा हूँ। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक्स था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया है। उसको आप देख करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन तैयार करें, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आई होप कि जल्दी ख़त्म हो। ये भी आपका ह्यूमन आई तक, हाफ एलिक तक का क्लोज सिलेबस जो है कंप्लीट कर दूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। टुडे इज लेक्चर 9, है ना? लेक्चर 9 जो है वो आपका कौन सा टॉपिक है? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना? रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रैवल करती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना? क्यों चेंजेस होते हैं, क्या रीज़न है उसका, वो सभी चीज़ देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखिए रिफ्लेक्शन में जो हम मीडियम्स लेते थे, तो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम हमारा कैसा होता था? ओपेक होता था। मतलब कि लाइट जो होती थी वो सेकंड मीडियम में ट्रैवल नहीं करती थी, बस उस पर फॉल करती थी और बाउंस बैक हो जाती थी। ठीक, उसको रिफ्लेक्शन कहते थे हम लोग। लेकिन रिफ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि लाइट को फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल कराएंगे, और ट्रैवल करेगा सेकंड मीडियम में, तो उसमें जो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला हेडिंग ही आपकी रहेगी पहला टॉपिक ही रहेगा आपका ये भी, और हेडिंग डाल देंगे आप रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो मीडियम यहाँ लेंगे। ठीक है, एक मीडियम ऊपर है हमारा, इसको एयर ले लेते हैं हम, इसको हम कहेंगे मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग मीडियम फर्स्ट। और ये हमारा सेकंड मीडियम होगा इधर, तो इसको हम ले लेते हैं ग्लास। कुछ भी ले सकते हैं आप, ग्लास, वाटर, डायमंड, कुछ भी। ग्लास हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा मीडियम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। तो लाइट हमारी ट्रैवल करेगी फर्स्ट से और इंटर करेगी सेकंड मीडियम में। देन आफ्टर क्या होता है चेंजेस, वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए, लाइट को हम एयर से ट्रैवल करा रहे हैं। सपोज करो आप कोई सिंगल रे ऑफ लाइट जो हो रही है वो ट्रैवल कर रही है एयर से। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइट की देखिए, अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जैसे कि लाइट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक, इस तरह से फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल कर रही है और सेकंड मीडियम के सरफेस पे क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल स्ट्रेट पास होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ना? लाइट जब हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए तो इसका एक्चुअल पाथ ये है, बट ऐसा होता नहीं है। वो क्या करती है लाइट हमारी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो जाती है। तो सिंपल, अभी हम लोग टुवर्ड्स और नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर लाइट आपकी फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल करती है, सेकंड मीडियम में जब इंटर करती है, तो दैट टाइम वो क्या करती है? इट चेंजेस देयर ओन पाथ, है ना? अपने ही पाथ को क्या करती है? वो चेंज कर लेती है ना? या आप कहेंगे इट्स बेंडिंग देयर ओरिजिनल पाथ, है ना? अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है? बेंड हो जाती है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम and incidence on second medium, and after that it bending from its original path, है ना? It's bending from its original path. This phenomena is called refraction of light. ठीक है,
सिंपल सी बात है कि लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करके सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो एक्चुअल पाथ से क्या करती है, बेंड हो जाती है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे इतना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि when a ray of light coming from first medium and incidence on second medium and after that it bends from its original path, है ना, the bending of light is called क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन में आप चाहे तो लिख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड मीडियम। सिंपल से इतना छोटा सा डेफिनेशन है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट्स इट, डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बेंडिंग के समय जब लाइट हमारी ट्रैवल करती है और अपने एक्चुअल पाथ से क्या करती है, डाइवर्स हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो इसका कारण क्या है, कॉज क्या है इसका, किस कारण से ऐसा होता है। तो आपको पता है कि जब लाइट एयर से मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में चलती है तो यहाँ दो मीडियम्स है आपके पास, मतलब इन दोनों मीडियम के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, डायवर्जन किधर होगा वो आपको भी अगली नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल बेंडिंग क्यों होती है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि लाइट बेंड क्यों होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसके स्पीड में चेंजेस होता है। ठीक है, स्पीड में चेंजेस होने के कारण ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करती है, बेंड हो जाती है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करती है, थोड़ा बेंड हो जाती है। बेंडिंग हो सकता हो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल हो या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, है ना, केसेस हैं वो, अभी केसेस को देखेंगे हम लोग। तो आप कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, देखिए द रिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, है ना, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, जब लाइट आपकी फर्स्ट से सेकंड मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस होता है, दैट्स व्हाई क्या होता है, वो लाइट हमारी बेंड हो जाती है। ठीक, सिंपल सी बात। स्पीड में चेंजेस क्यों होता है, वही चीज बताया, जैसे अगर आप सिंपल एयर में अगर आपको इस समय प्लेन पे दौड़ने के लिए कहा जाए इस समय तो आप बहुत अच्छे से दौड़ लेंगे, लेकिन अगर आपको वही बालू में कहा जाए, सैंड में कहा जाए दौड़ने के लिए, पानी में दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपका थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको क्या करेंगे, वर्क करने लगते हैं, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने से क्या होता है, वो लाइट हमारी बेंड हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप लिख लेंगे। अब रिफ्रैक्शन में स्पीड, अगर सपोज करो कि एयर से ग्लास में जा रही है तो स्पीड में क्या होगा, स्पीड हमारी डिक्रीज होगी। तो जब लाइट डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है तो क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है। ये है हमारा नॉर्मल, है ना, तो इसको केस में कर देना, कॉज आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट केस में इफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम rarer टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तब क्या होगा, मतलब ऊपर आपका फर्स्ट मीडियम कैसा होगा, रेयर होगा, और नीचे आपका जो सेकंड मीडियम होगा वो कैसा होगा, डेंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपकी लाइट क्या करती है, रेयर से ट्रैवल करती है तो ये क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगी। ठीक है, इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। ठीक है, बट ये क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है, मतलब स्पीड में अगर डिक्रीमेंट होता है तो स्पीड लाइट किधर ट्रैवल करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, इसके अपोजिट अगर आपकी लाइट क्या होगी, इसी का सेकंड पार्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। इफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए क्या होता है। इफ लाइट ट्रैवल denser to
रेयरर मीडियम, है ना। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, बट मीडियम को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। लाइट हमारी जो ट्रेवल कर रही है वो कहाँ से कर रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ। तो अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो ये क्या होती है, किधर बेंड होती है, ये अपने एक्चुअल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है ना, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा होगा बेंड, इधर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास समझाने के लिए है नहीं, रिफ्रैक्शन आप समझ ही गए हैं, है ना। ये पीछे मैंने बोला है उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का, वो है इसका लॉस। तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है और कैसे ये चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पूरा रिफ्रैक्शन जो है स्नेल्स लॉ पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग, मैं बहुत बाकायदे स्नेल्स लॉ को समझा रहा हूँ, चीज़ों को देखते जाइएगा बिल्कुल। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को देख पॉज करके वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा सा। ठीक है, ये है हमारा मीडियम, कोई भी मीडियम ले सकते हैं हम, चाहे टेंसर एरर, एरर टेंसर कुछ भी कर सकते हैं। तो जो दोनों टाइप का हो उसमें से कोई एक भी लेकर के हम लॉस को क्या करते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक रेयर मीडियम ले रहा हूँ और ये आपका डेंसर मीडियम ले रहा है, ठीक है। लाइट जो हमारी ट्रैवल कर रही है वो रेयर से डेंसर की तरफ है, तो आपको पता है कि क्या होगा, जब लाइट हमारी ट्रैवल करेगी रेयर से डेंसर की तरफ तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो लाइट है आपका, इस लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं, ठीक। ठीक, इस लाइट को क्या कहते हैं, जो आ रही है फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल कर रही है वो आपका क्या है, इंसिडेंस रे। और ये जो लाइट होती है इस लाइट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक। इसको पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और आपको पता है कि ये क्या है, आपका नॉर्मल है, ठीक। क्लियर है सभी को, ठीक है। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। एक एक करके डायग्राम बनाया है, आप भी उसी तरह शुरू से लेकर अंत तक बनाइए, कॉपी में ड्रॉ करिए, समझ में आ जाएगा पूरा। तो व्हाट इज इंसिडेंस रे, तो आप बता सकते हैं कि द लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंड इंसिडेंस ऑन सेकंड मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंस रे, व्हिच इज रिफ्रैक्टेड रे, है ना। रे व्हेन पासेस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड मीडियम, है ना। तो आपकी जो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, द बेंड्स लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दूसरा
एंगल को बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपके बताएंगे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सभी? ये सब सारी चीजें आप अपने से अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। नाउ अब फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही यहाँ भी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सुनते रहिए। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे, refracted ray and normal are at the point of incidence lie on the same plane। ठीक है, फर्स्ट लॉ में आप यही लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल are at the point of incidence lie on the same plane, lie on the same plane। ठीक है, incidence ray, refracted ray and normal are at the point of incidence lie on the same plane। This is the first law of refraction। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छे से याद कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको बताइएगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इज वेरी मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका रिफ्रैक्शन का जो 10th का टॉपिक है वो सभी के सभी स्नेल्स लॉ पे ही वर्क करते हैं हमारे। ठीक है, तो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक, तो अच्छे से उसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर दूं सेकंड लॉ को। तो मैं फर्स्ट लॉ हटा दे रहा हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए और अच्छे से। ठीक, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ यहाँ से, आप नोट कर चुके होंगे इस डायग्राम को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे आप ये, फिर से अगला नेक्स्ट टॉपिक में आप सेकंड लॉ में आप इस डायग्राम को फिर से बनाएंगे। चलिए देखिए, लाइट हमारी कहाँ से ट्रेवल कर रही थी? फर्स्ट मीडियम से, जो कि फर्स्ट मीडियम कैसा है हमारा? रेयर है। ठीक है, रेयर मीडियम है। ठीक है, तो रेयर मीडियम है, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मीडियम, या इसको पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, रेयर है, इसको हम क्या कहेंगे? मीडियम फर्स्ट। ठीक है, मीडियम फर्स्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N1 से। ठीक है, मीडियम फर्स्ट। N क्या है अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ये हमारा डेंसर है, इसको कहेंगे हम लोग मीडियम सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे N2 से। ठीक है, लाइट हमारी रेयर से डेंसर जा रही है, तो आपको पता है कि ये बेंड हो जाएगी, और आपको पता है कि किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं पहले सेकंड लॉ समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, सेकंड लॉ है क्या? तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पे जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेकंड लॉ इज डिफाइंड बाय द स्नेल्स, है एक साइंटिस्ट है स्नेल्स, उनका नाम है आपका, उन्हीं के नाम पे सेकंड लॉ कहा जाता है। सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ को क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो सेकंड लॉ में क्या बताया स्नेल्स ने कि द
द रेशियो, सेकेंड लॉ मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए अच्छे से। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से सुनिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of medium। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। The ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction, ठीक है। The ratio of sine of angle of incidence, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चाहे तो आई से दिखा दीजिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को है आर से दिखा दीजिए। तो इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर a given pair of medium। मतलब अगर आपके पास एक पेयर है कोई मीडियम का मतलब जैसे रेयरर कोई हो गया, तो रेयरर को अगर मैं कहूँ कि एक पेयर हो जाए और टेंसर को मैं मान लूँ, जैसे मान लूँ इसको मैं ग्लास मान लूँ, तो ये एक पेयर हो गया, एयर और ग्लास का जो पेयर हो गया। तो इस केस में आप कहीं से भी लाइट को इंसिडेंस कराइए, चाहे जितने भी एंगल पे इंसिडेंस कराना हो और ये चाहे जितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो, तो इन दोनों का जो साइन का रेशियो होगा इंसिडेंस का और रिफ्लेक्टेड का, ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो हमेशा क्या होगी, एक ही वैल्यू आएगी, बार बार वही वैल्यू आएगी। जैसे एंगल को मैं अगर आप बढ़ाता चलूँ तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी चेंजेस होगा, इंसिडेंस में चेंजेस करेंगे तो इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में भी चेंजेस होगा। ठीक है, एयर और ग्लास को चेंज नहीं करना है। तो अगर इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल को चेंज करें हम तो वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इनका जो होगा रेशियो निकालेंगे जब सॉल्व करके, तो रेशियो एक ही वैल्यू आएगी वो बार बार, है ना। कांस्टेंट का मतलब समझ में है, ठीक है। किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए अब साइन आई और साइन आर का वैल्यू जो होता है वो हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे मैं आई की वैल्यू 45 रख दूं तो आर की वैल्यू 30 मान लो, ठीक है। फिर कुछ और रखूं तो वो आए, तो जब वैल्यू 45 30 रखने में जो वैल्यू आएगी और आई की वैल्यू 45 के अलावा कुछ मान लो 50 कर दिया तो आर की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो अगर ऐसे चेंज करता रहूं और इन दोनों के रेशियो निकालता रहूं तो जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे उस वैल्यू की वैल्यू जो सॉल्व करने पे जो आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको सेकंड लॉ। आपको सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से सारा न्यूमेरिकल आपका क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो कांस्टेंट होता है इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एन से, है ना यार। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आपको, यही आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, अब सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताता हूँ लॉ के बारे में। आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इसको जो है एक बार नीचे और उतार लीजिएगा। कैसे, मैं अभी इसी चीज को बताता हूँ। ठीक है, चलिए इस डिफिनेशन को मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब मैं कह रहा हूँ कि जब लाइट हमारी एयर में थी फर्स्ट मीडियम में, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसकी स्पीड होगी, कुछ स्पीड हमने लेट कर लिया। क्या, इस मीडियम में जो स्पीड है हमारी वो कितनी है, हमारी v1 मान लेते हैं। फर्स्ट मीडियम है इसलिए हमने क्या किया, v1 मान लिया। और सेकंड मीडियम में जाने के बाद मैंने बोला था ना चेंजेस आएगा, तो मान लो चेंज होकर के क्या हो गया, स्पीड यहाँ पे जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, v2 हो गई। ठीक है, स्पीड में चेंजेस हुआ। और क्या चेंजेस होता है, तो जब आपकी लाइट फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल करती है तो इसका जो वेवलेंथ है इसमें भी चेंजेस होता है। तो वेवलेंथ को हमने क्या लेट कर लिया, λ1। ठीक, यहाँ पे जो वेवलेंथ हो जाएगी इसमें भी चेंजेस हो जाएगा। जो स्पीड में चेंजेस आएगा वही वेवलेंथ में, मतलब अगर इसकी एयर रेयरर में जो है आपकी स्पीड ज़्यादा है तो डेंसर में आकर क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, एयर में ज़्यादा होगा और ग्लास में आके इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। सब समझ रहे हैं आप।
जैसे रेड लाइट को अगर स्पीड यहाँ दिखाएं हम रेड लाइट की, तो स्पीड तो नॉर्मली वही है, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी, ठीक। तो स्पीड रेड लाइट की जो इक्वल होगी वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸, लेकिन जब वो ग्लास में आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ रेड लाइट की नियर अबाउट 7800 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, लेकिन जैसे ही ग्लास में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ जो होगी और कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर रेडिस होगा बहुत ज़्यादा अच्छा लाल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा धुंधला हो जाएगा, है ना, अगर लाल का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा आपका, तो वेवलेंथ में चेंजेस के कारण होता है ये। दूसरा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता, आप याद रखिएगा। स्पीड और वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जो एम्पलीट्यूड एयर में होगा सेम एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पे होगा, मतलब जो वेव ट्रैवल करेंगी तो जो उसका मीन पोजीशन से जो हाइट होती है वो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एयर में जितने भी टाइम ये 1 सेकेंड में क्या कर रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड जो एयर में हो रहा था सेम टू सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड ग्लास में भी होगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्लियर, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। तो अब जो सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ ने बताया तो इसको क्या नाम दिया इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ इस साइड में, n इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखा इन्होंने, n इज इक्वल टू साइन, या ऐसे लिख देते हैं, चलो इसी को ले लो, अच्छा, साइन i अपॉन साइन r, क्या नाम दिया इसको, n, है ना, इसको नाम क्या दिया इन्होंने, n। अब n को क्या मतलब, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से बनता है, जब लाइट जहाँ से ट्रैवल करती है, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम। तो लाइट हमारी कहाँ से ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम पे, और कहाँ जा रही है, सेकंड मीडियम पे। तो इसका मतलब ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 1 और 2, है ना। इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ते कैसे हम लोग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि लाइट फर्स्ट मीडियम से ट्रैवल कर रही है और कहाँ जा रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है। इसीलिए देखिए यहाँ पे एंगल का भी रेशियो क्या है, साइन i अपॉन साइन r है, ठीक। इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, है ना, with respect to फर्स्ट मीडियम, ठीक है, with respect to फर्स्ट मीडियम, है ना, ये हमारा इसका मतलब होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 और 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब पहला मीडियम होता है उसके रिस्पेक्ट में किसका इंडेक्स बताया जाता है, सेकंड मीडियम का बताया जाता है, ठीक है। इंडेक्स समझ गया आप, इस चीज को लिखना, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो रिलेशन होता है कि फर्स्ट जो इंडेक्स, n1 क्या है हमारा, एयर का इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्या है हमारा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हर मीडियम का भी क्या होता है, अपना अपना एक क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कंपैरिजन जब किया जाता है किसी मीडियम से तो वहाँ पे स्नेल्स लॉ हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, लगाते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। तो अगर एक चीज यहाँ पे लिखा जाए तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये हो जाता है साइन i अपॉन साइन r, ये तो समझ में आएगी आपको, 1 और 2, है ना, 1 और 2, और इसी को हम क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आया समझ में, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू 1 और 2 का मतलब क्या होता है, n2 अपॉन n1, है ना। 1 और 2 जब पूछा जाएगा तो आप n2 अपॉन n1 लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक। अब अगर इंडेक्स के फॉर्म में, अगर इंडेक्स दोनों एयर और ग्लास का दिया हो और एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे आप, जैसे एयर और ग्लास है तो क्या लिखेंगे आप, ANG, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ आया। तो इसको क्या लिखा जाएगा,
G/N A। ठीक है, आ रहा है समझ में ये? ठीक है, जैसे जैसे लाइट चल रही है वैसे वैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, फार्मूला बना लेंगे। मैं सब चीज़ नोट कर दिया, फर्स्ट मीडियम N1 क्या है, N2 क्या है, सब चीज़ें बता दी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, और किससे रिलेशन इक्वल होता है, तो ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। मतलब अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 1n2 हो गया। ठीक है, और 1n2 को ही हम क्या अगर चाहें तो 1n2 का मतलब क्या होता है, n2 अपॉन n1 हो गया। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया आपका फार्मूला। ठीक, और इसी में मैं आगे भी नोट करा देता हूँ। तो इसको आगे क्या लिखेंगे हम लोग, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको। देखिए 1n2 का मतलब sin I अपॉन sin R। ठीक, ये पहला फार्मूला हो जाएगा आपका। और दूसरा लिखें अगर इसी में, तो 1n2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, जितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है मैं वो मेरे के लिए जब इसको कराऊंगा, अभी इसी में करा देता है क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रेशियो अगर इंडेक्स ना दिया हो तब वेलोसिटी के फॉर्म में पूछ ले तो क्या हो जाता है, v1 अपॉन v2, है ना। मतलब इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो उनके वेलोसिटी के रेशियो में भी क्या होता है, सेम होता है ना। मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। ठीक, चौथा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दिया हो लेकिन ना वेलोसिटी दिया हो ना ही इंडेक्स दिया हो, तो किस फॉर्म में, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम का रेशियो भी सेम टू सेम यही होता है। ठीक है, समझ में आया। तो जो लाइट का वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में होगा उसी का क्या होगा अपॉन सेकंड मीडियम, इन दोनों का रेशियो भी इसी इंडेक्स के बराबर होता है। तो ये आपके पूरे जो चार फार्मूले हैं इन्हीं पे सारा का सारा न्यूमेरिकल आपका रिफ्लेक्शन पे आता है। और बोर्ड में आपके ऑप्शन में भी, ऑप्शनल में भी आता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना बोर्ड में। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे सुनो, मैं अभी इसका यूज बता देता हूँ कैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसी क्वेश्चन को आप देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए इसे लिखा है क्वेश्चन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेता हूँ मैं, वाटर का लिख देता हूँ, ग्लास का ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, एयर का लीजिएगा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ठीक है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसी टॉपिक में आगे चल के आता हूँ मेरे लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए, सब अच्छे से समझ में आए हर एक चीज़ का। तो इसमें इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसे होगा। तो मैंने बता देखिए लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, अब इसमें तो दिया नहीं कि लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो फर्स्ट मीडियम है वाटर है, दूसरा हमारा ग्लास है। तो मतलब वाटर जो होगा हमारा क्या होगा, रेयर मीडियम, ग्लास हमारा क्या होगा, डेंसर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डेंसर और एरर, तो जाइए पहला वीडियो देखिए मेरा लेक्चर 1, ठीक है, उसमें आपको बताया गया है कि डेंसर और एरर क्या होता है।
तो अब हम किसी में भी मान सकते हैं, ठीक है। तो लाइट, लेकिन पूछा क्या गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा, मतलब वाटर को पहला मान लेते हैं, ग्लास को दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कि WnG, इसका मतलब यही लिखा जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब WnG, यही होगा। और इसका जो रेशियो होगा वो किसके होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये होगा आपका। क्वेश्चन में सही दिख रहा है आपको, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, मतलब NW की वैल्यू कितना दिया है, 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 का मतलब NG दिया गया है, तो रख दीजिए आप, NG की वैल्यू 3/2 है, NW की वैल्यू कितना है, 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा 9/8, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होता है, 9/8 होता है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, यूज करना फॉर्मूले को। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जहाँ फॉर्मूला नोट किया उसको अप्लाई करिए, यहाँ पे देखिए चीज़ें मिल रही कि नहीं, ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इंडेक्स जो है वाटर और ग्लास की जगह दोनों की वैल्यू जो है आपके बुक में एक टेबल बनाया होगा, उसमें इंडेक्स दिया होगा, दो मीडियम्स को रखिए और उनके रिस्पेक्ट में उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में उल्टा भी पूछा जा सकता था, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी पूछा जा सकता था विद रिस्पेक्ट टू ग्लास में, ठीक। तो WnG जो पूछा है वो तो लगा दिया हमने। अगर इसी का उल्टा पूछा होता तो क्या क्वेश्चन करते, मतलब अगर G एंड W पूछा होता तो क्या करते आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी पूछ सकता था विद रिस्पेक्ट टू ग्लास में, तो G एंड W का मतलब हो गया कि NW अपॉन NG, तो ये 4/3 अपॉन ये 3/2, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 8/9 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ये जो पूछा गया है आपको ये चीज ध्यान देना है आपको, ये वाला यहाँ पे है, और ये क्या है, इसका अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका वाटर का। क्लियर, समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ स्पीड से रिलेटेड। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा, जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, आप क्वेश्चन बुक से भी बता देंगे या इंटरनेट पे सर्च करके बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन है, तो मैं उसको यहाँ पे पिकअप कर दूंगा क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे स्पीड से ले लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए स्पीड से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, देखिए स्पीड में कैसे पूछता है क्वेश्चन, if the speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second, है ना। if the speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second, ठीक है। find the speed of light in glass if refractive index of glass is, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, is 1.5 या 3/2, ठीक है, is 1.5। ये क्वेश्चन रहा स्पीड से, ठीक है। तो इंडेक्स में स्पीड का कैसे यूज किया जाएगा देख लीजिए ये भी, तो सॉल्यूशन में इसका कैसे किया जाएगा, मैंने बोला कि देखो लाइट की स्पीड कहाँ से जा रही है, वो एयर में दिया हुआ है, ग्लास में पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ले लेते हैं कि चलो लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, ये सेम टू सेम ये वाला प्रोसेस, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये जो दिया हुआ है हमारा 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है V2 की वैल्यू, तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो आप क्या लिखेंगे,
ANG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ग्लास के एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको बताया मैंने क्या होता है v1/v2, मतलब पहला मीडियम कौन सा है, एयर, तो वेलोसिटी इन एयर है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इन दोनों का रेशियो मिलेगा आपको, ठीक। 1 and 2 is equal to v1/v2, a and g is equal to v/vg, समझ में आ गया। चलिए ये दिया गया है कितना आपका 1.5, वेलोसिटी इन एयर कितना दिया है 3 × 10⁸, वेलोसिटी इन ग्लास आपसे पूछा गया, तो ये इधर चला आएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो vg इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1.5 × 10⁸। आप इसके कैंसिल करेंगे तो 1.5 2 × 3 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम हो गई कि नहीं हमारी, एयर में जो था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जाते ही इसकी स्पीड कितनी हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, सीधे 1 लाख का चेंजेस हो गया है ना, 1 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस चेंज हो गया पर सेकंड में। तो ये रहा आपका टाइप सेकंड क्वेश्चन का। आई होप कि हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वाली क्लास में तो इंडेक्स का क्वेश्चन करा दिया मैंने एक, और वेलोसिटी का करा दिया, एक आपका बचा हुआ वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, वो भी करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद जो होगा आपका मेरे ख्याल से TIR पढ़ा दूंगा, क्रिटिकल एंगल, उसके बाद आपका लेंस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका वो चीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिलहाल आप इतना तैयार कर लीजिए, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा सभी लोग और तैयारी करिए।